इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के मनोविज्ञान बाल विकास में आए हुए यानी कि सीडीपी में आए हुए कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनका व्याख्यात्मक हल देखने वाले था साथियों। ठीक है, इसके पहले हमने साथियों हिंदी का जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के 2011 यूपी टेट में, उसको हमने अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक हल उसका हमने देख लिया है। तो इस वीडियो में हम सीडीपी का देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र साथियों। उसकी तारीख थी परीक्षा की क्या, 13 नवंबर 2011 थी। ठीक है, तो इसके पहले हमने हिंदी का कर लिया है, अब हम सीडीपी देखेंगे 2011 का। साथियों अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो 50% आपका क्वेश्चन आगामी जो भी सुपर टेट होगा या यूपी टेट होगा उसमें आप 50% आराम से कर ले जाएंगे। प्लस जो मैं व्याख्या बताता हूँ, व्याख्या से आप 30% नंबर आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ओवरऑल 80% आपका यहीं से कवर हो जाता है, तो आपको कुछ पढ़ने की और ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई भी परीक्षा आप आराम से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं यूपी टेट की और सुपर टेट की, ये सब साथियों पुराने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन कुछ उठाए जाते हैं और उस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बदलाव करके वहीं से उन्हीं टॉपिकों से उठाए जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा साथियों, आपको बहुत फायदा होने वाला है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों भाग 1 देखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, 1 से 30 प्रश्न तक है, तो पूरा हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपी टेट में किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आपको करने में आसानी रहेगी और कुछ अंदाजा भी लग जाएगा, जिससे आप आसानी से 80% पेपर हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक साथियों, पहला प्रश्न क्या है साथियों, तो अगर शिक्षण से प्रश्न आता है साथियों, एक बात ध्यान दीजिए, शिक्षण से अगर प्रश्न आता है, अगर डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं पूछा गया है, शिक्षण से पूछा गया है, तो पहले आप चारों ऑप्शन एक एक करके आराम से पढ़ेंगे तभी उत्तर देंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षण में लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, उसको हमको चुनना रहता है। तो अगर 1-2 ऑप्शन आप पढ़ के उत्तर लगा देते हैं तो संभवतः आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न कक्षाओं में यानी कि छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो सबसे अच्छा कौन सा विधि है साथियों, शिक्षण की खेल विधि है। इसको भी आप याद कर रहिए। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा आपका शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो कौन सा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों खेल से आपका शारीरिक वृद्धि तो होता है, उसके साथ समूह में खेलने से कई प्रकार के मानसिकता वाले बच्चों के साथ रहने से आपका विकास भी होगा, उसके आपकी शारीरिक वृद्धि भी होगी। ठीक है साथियों, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, खेल वृद्धि जो है सबसे बेस्ट विधि है। ठीक, सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, डिसलेक्सिया संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए सीधा पूछा हुआ है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित साथियों, पठन विकार से। ये विकार जितने भी साथियों आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो या जो है आपका सुपर टेट हो, सब में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो 8 से 10 विकार हैं, लगभग 8 और विकार, तो 8 अगर आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार है, तो जिसमें जो है बच्चों को अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होता है, जिससे अधिगम बाधित होता है। ठीक है, और साथियों ऑप्शन बी क्या है, गणितीय विकार से। तो गणितीय विकार का मैं बता दूं आपका डिसकैलकुलिया नाम से है। क्या, जो गणित में अधिगम में विकार संबंधी है, गणित में दिक्कत है, उसमें बच्चों को गणित में दिक्कत होती है, तो वो डिसकैलकुलिया है। इसके अलावा एक आपका आता है लिखने से संबंधित विकार में, वो आपका डिसग्राफिया है साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या देखना है साथियों, तो कि मतलब सभी बच्चे समान हैं साथियों, क्या बराबर हैं, और सभी बच्चों के साथ किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को समान दृष्टि से देखना है, सभी को समान अवसर देना है, समूह में सिखाना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हल करते समय। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, प्रबंध किसके समान होना चाहिए, दूसरे बच्चों के समान, यानी कि जो एक बच्चे के साथ जैसा व्यवस्था हो रहा है शिक्षा का, उसी तरह दूसरे बच्चे के भी साथ वही व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो अन्य ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए नहीं, विशेष विद्यालयों में, ये भी गलत हो जाएगा। विशेष विद्यालयों मतलब किसी बच्चे विशेष के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सभी को समान रूप से निगाह से देखना है, समान रूप से समान अवसर सभी को देना। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ठीक है, अभिप्रेरण क्या साथियों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पहला देख लेते हैं क्या ऑप्शन है साथियों, सीखने वाले की स्मृति गलत है। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, तो आपका जो है मोटिवेशन हो, आपकी स्मृति नहीं तेज कर देगा साथियों। आपके अंदर जो आप अगर विज्ञान से हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अभिप्रेरक
जो रिएक्शन में यानी कि अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया को केवल तेज कर देते हैं साथियों, उसमें भाग नहीं लेते हो, ठीक है, केवल अभिक्रिया की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ अभिप्रेरण है कि वो बच्चों में जो कोई नया सीखने वाला है, अगर उनको अभिप्रेरण दे दिया जाए तो अधिगम के लिए उनकी रुचि जो है बढ़ जाती है, रुचि का सृजन करता है, ठीक है, इसमें और उसकी स्मृति नहीं तेज करेगा। लिखा है दूसरा ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेद करता है, बिल्कुल गलत है। एक दिशीय रूप से सोचने ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो उन केवल रुचि का जो है रुचि को बढ़ावा देता है, तो यही आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में अधिगम के लिए रुचि एवं उत्सुकता बढ़ी रहे साथियों, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून मतलब जिसको कम दिखाई देता है, उसके साथ क्या करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, बच्चों को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, ना तो उन्हें कक्षा से बाहर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि साथियों कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, बच्चे नहीं फेल होते, ठीक है। तो अगर आप बच्चा फेल हो जाता है तो इसमें आपकी कमी निकाली जाएगी, उसमें बच्चे की कमी नहीं है। तो ये आपका जो है देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। तो माफ़ करना उचित मतलब कि ऐसा हम काम ही नहीं करेंगे, बच्चे को गलत ठहराना ही नहीं है, तो उसको माफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्र को सहायता करनी चाहिए, लेकिन आगे कुछ और पढ़िए ऑप्शन जो सटीक ऑप्शन होगा उसको। अगला देखिए, कक्षा में माता पिता थोड़ी आएंगे। अगला कुछ ऑप्शन देखिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन साथियों आपका सी हो जाएगा। यानी कि कक्षा में उसको सभी बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है छठा, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। तो श्यामपट्ट पर साथियों क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, ना तो श्यामपट्ट से साथियों आवाज़ आता है कि श्रव्य सामग्री होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर साथियों श्यामपट्ट से आवाज़ भी आता, जैसे आपका मोबाइल हो गया, क्या ये दृश्य श्रव्य दोनों साधन हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब आते हैं। तो श्यामपट्ट पर बच्चे केवल देख कर पढ़ते हैं साथियों, इस पर जो लिखा है उसको बच्चे देख कर पढ़ते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित साथियों, श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी है, मतलब शिक्षण में कुशलता यानी कि शिक्षण अच्छी तरह से हो रहा है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। श्यामपट्ट पर लिखना ये भी सही है, प्रश्नों को हल करना ये भी सही है, प्रश्न पूछना ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण कुशलता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शिक्षण कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक साथियों, ठीक है। तो ये सभी आते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बिल्कुल गलत है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये सही हो सकता है। अभी हमें कुल ऑप्शन पढ़ना है, सभी ऑप्शन, इसके बाद ही उत्तर लगाना है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है। स्वतंत्र रूप से उत्तर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन जो क्या है इसमें, तीसरा सी वाला, लगातार, मतलब अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उसको लगातार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चा अधिक से अधिक पूछे। जितना उसको पूछेगा उसके मन में जो संदेह है, जो शिक्षण के लिए जो पढ़ने की विधियों से या कोई डाउट है तो उसका क्लियर होता चला जाएगा। और उसको अगर आप डांटेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, तो उसके अंतर्गत सीखने की जो है भावना और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया था साथियों, फ्रॉबेल ने किया था। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप बिना चारों ऑप्शन पढ़े, अगर आपको आता है कोई ऑप्शन मिल जाता है तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। शिक्षण में साथियों दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षण में बिना चारों ऑप्शन पढ़े उत्तर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन सही लगते हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। इसका मतलब होता है, किंडरगार्टन का मतलब साथियों होता है कि बच्चों का बगीचा। इसमें साथियों बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। अभिभावक को लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बिल्कुल सही साथी। बच्चे को दंड नहीं देना है, चौथा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आप स्वयं उनसे मिलने
जाएंगे साथियों, ठीक है। आप उसके घर जाएंगे, छात्र से संबंधित समस्याओं का अभिभावक से वार्तालाप करेंगे साथियों, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न यूपी टेट में आए थे 2011 में। तो आप एक बार अगर पूरा देख लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस तरह से हमें उत्तर देना है। तो एक बार प्रीवियस ईयर जरूर साथियों पढ़ना चाहिए पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है, ठीक है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ये एकदम बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, और सब ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है साथियों। सबसे अच्छा यही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो साथियों क्या दिया जाता है साथियों? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है, ठीक है। ये निम्न कोटि आ गया तो ये आपका निगेटिव वर्ड है, तुरंत आपका ऑप्शन गलत हो गया कि। और इसके बाद आपको प्रश्नों को चिन्हित करना उत्तर की अनुमति, बिल्कुल गलत है साथियों। तो ये आपका सब ऑप्शन बिल्कुल, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, किसमें साथियों करेगा? ऑप्शन बी सही है, स्वतंत्र अध्ययन में। जैसे असंगठित घर का बच्चा है साथियों तो उस पर वातावरण का प्रभाव जो है बहुत तेजी से पड़ता है, तो वो अनुशासन में नहीं रह पाएगा साथियों, उसमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता का अभाव रहेगा। क्योंकि असंगठित घर का बच्चा है तो उसमें अपने ही मन से इधर उधर, अब मन से अपने कार्य करना, कोई उसको ध्यान नहीं देता, तो उसको स्वतंत्र अध्ययन में समस्या होगी, ठीक है। क्योंकि वो जो है शासन में नहीं रह पाएगा स्कूल में कि किस तरह हमें पढ़ना है, वो अपना इधर उधर फालतू काम करता रहेगा। तो ऑप्शन डी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है साथियों। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अगला है आपका सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करना है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही हो जाएगा साथियों। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को, कोई अगर बच्चा है जितना अधिक सीख रहा है, वो जिस प्रकार से सबसे अधिक अधिगम कर पाता है, हमें बच्चे को उसी प्रकार से प्रेरित करता रहना है, उसकी सहायता करनी है कि वो अधिक से अधिक बच्चा सीख सके और सही दिशा में निर्देश देना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक जो है बच्चा सीख सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए, बाध्य करेंगे। बच्चों को बाध्य कभी नहीं करना है, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन है, उन्हें बच्चों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों के साथ मैंने बता दी कभी उनको कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कहना, उन्हें बाध्य नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, ठीक है। अगला है, उन्हें चेतावनी देंगे, बिल्कुल नहीं, उन्हें के साथ कोई भेदभाव, उनको डांटना फटकारना नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे साथियों। बच्चों को ऐसी चीज़ें हम बताएंगे कि बच्चे को उसमें रुचि हो। बच्चे की अगर रुचि नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो हमें इस तरह से शिक्षण कार्य करना है कि उनकी रुचि जो है बनी रहनी चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो किस में प्रारंभ कर देता है? आपका चौथा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है साथियों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है 4 चरण बताए गए हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। इसी में बच्चा साथियों क्या चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, एकाग्रचित आदि गुण का विकास इसी अवस्था में होता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा साथियों? जीन पियाजे द्वारा। 4 स्तरों को इन्हीं ने पहचाना था, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए ये चारों स्तर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर बार, इन चारों में से एक प्रश्न नहीं साथियों, इन चीज़ों में से ऐसे जो इसमें इतना लिखा गया इसमें से तो एक प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा साथियों आपका जो है 2 से 3 प्रश्न अतिरिक्त इसके अंदर से पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 4 स्तर कौन है साथियों? याद कर लीजिए इसको। पहला है संवेदी गामक अवस्था, इसे कहते हैं, या गति का अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। इसका जो समय अवधि है 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए किसकी साथियों? अग्र सक्रिय की। आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, क्योंकि अभिभावक जो है अग्र सक्रिय नहीं रहेंगे तो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे और उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगर साथियों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ साथियों जो है लोड कर सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए आप एक बार इसको देख लीजिए, एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो साथियों कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि विद्यालय में हर प्रकार के जो है बच्चे रहते हैं वहाँ, तो बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का मौका मिलता है और जो है वहाँ पर कक्षा में अलग माहौल रहता है, तो वहाँ स्वतंत्र रूप से बच्चे, अनुशासित रूप से और स्वतंत्र रूप से बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कक्षा में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, ... को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या है। 21 नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है किसका प्रयोग करने साथियों? प्रश्न पूछना का। ठीक है, प्रश्न पूछना, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो बीच बीच में बच्चों को खड़ा करके आप उसी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछते रहिए ताकि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ी रहे। ठीक है, और उनको उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा में गए तो वहाँ पर आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न पूछना है ताकि बच्चे को लगे कि उसे आता भी है और उनकी रुचि बढ़ेगी, आगे क्या कैसे इस टॉपिक पर होगा उनकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है साथियों? आपका ऑप्शन डी सही होगा। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये तो सही है, लेकिन सबसे साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन ये सही है कि संतुलन एवं, जैसे बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होगी और समाज के साथ संतुलन कैसे बनाना है इसकी भावना उत्पन्न होगी। सबसे बेस्ट यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, समय नहीं बिताना है साथियों, शिक्षकों का काम आसान नहीं करना है, तो ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार एक साधन है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है साथियों कौन सा? आप इसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, अगर परिवार की बात आती है तो हमेशा जहाँ भी रहेगा, अगर वहाँ पर अनौपचारिक है ऑप्शन में तो आपसे ऑप्शन में मार देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन देखिए क्या है? विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो अगर शिक्षक है तो बच्चों के साथ आदर्श व्यवहार करता है तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे साथियों। आदर्श व्यवहार करेगा। ठीक है, आदर्श व्यवहार। अब महान व्यक्तियों के बारे में बताना अच्छी बात है, लेकिन पता चला आप कक्षा में महान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं और खुद ही गलत काम कर रहे हैं, अच्छे से नहीं, अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, तो इस प्रकार ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। टीचर मतलब बच्चा कक्षा में गया है तो वो अध्यापक से सीखेगा, तो अध्यापक से सीखेगा यानी कि अध्यापक को देखकर वही उन्हें अपना आदर्श मानने लगता है, तो बच्चा जो है उसकी सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास वहीं से होगा, यानी कि शिक्षक को देखकर, यानी शिक्षक किस प्रकार रहता है उसी प्रकार हमको भी रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है साथियों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें आपको। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, यानी कि वही एक अच्छा अध्यापक है जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को किसी प्रकार से दूर कर सकता है। केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये सब गलत हो जाएंगे। एक सूक्ता, केवल मतलब आप अच्छा बोल लें, इसके अलावा और कुछ ना करें तो बेकार ही है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और उनकी उत्सुकता को शांत करना, उन्हें क्या प्रश्न आ रहा है क्या नहीं, अगर वो पूछना चाहते हैं तो उनकी उत्सुकता को शांत करना आपका परम कर्तव्य है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए साथियों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई बालक है, बहुत उद्दंडी है, पढ़ाते समय भी गलत काम करते रहता है, मतलब बोलता रहता है, हल्ला मचाता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को किसी तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे कि वो अधिक से अधिक व्यस्त रहे, ताकि वो फालतू काम ना कर पाएंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ताकि वो अधिक से अधिक जो है किसी काम में व्यस्त रहे, तो उसे टाइम ही ना मिले फालतू काम करने का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए वाला सही है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, बच्चा जो है कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है? अपने घर से ही सीखना प्रारंभ करता है। तो अभिभावकों की मतलब उसके पिता कैसे रह रहे हैं, उसका बहुत उस पर प्रभाव पड़ता है साथियों। ठीक है, तो ये जो है दूरदर्शन का कोई मतलब नहीं है, छोटे बच्चे दूरदर्शन से उनका क्या मतलब, वो सब कार्टून वार्टून देखते हैं, उन सब का दूरदर्शन। ठीक है, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति से कोई नहीं, बच्चा पहले अपने अभिभावकों से सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है साथियों, अपने पास पड़ोस अभिभावक का सीधा असर उस पर पड़ता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं करेंगे कि हम नहीं बैठा सकते। आप एक अध्यापक हैं, आपके अंदर क्षमता है बच्चों को मोटिवेट करने का, उन्हें सिखाने का। ठीक है, तो आप उन्हें इनकार नहीं करेंगे। अगला है ऑप्शन, प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में, गलत है। मंद बुद्धि बालकों के लिए कोई अलग से कक्षा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो है सभी बच्चों को समान निगाह से देखना है। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, मतलब मंद बुद्धि बालकों को कैसे सिखाना, इसकी आप तकनीक खुद ही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक आपके अंदर की कमी है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बस 2 प्रश्न और है साथियों, तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा, बिल्कुल गलत है। उसका अधिकारियों से उच्च, बिल्कुल गलत है, उसको अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है। उसके अपने बच्चों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका साथियों सी वाला हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि नहीं, साथियों सबसे बड़ा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कौन सा? ऑप्शन सही जाएगा साथियों, व्यक्तित्व निर्माण में, बिल्कुल सही है। कक्षा शिक्षण में, बिल्कुल सही है। अनुशासन में, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, क्या मतलब आप समझे? इसका मतलब साथियों यही होगा, संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। साथियों यही बात है, उनके संवेग मतलब उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसको जो है समायोजित कर लेता है। पता चला उसको बहुत गुस्सा आने लगा, वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये सब जो है दिक्कत होगा उसको आगे चलकर। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, उनके संवेगों को समायोजित करने का। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट थे साथियों। और आगे आपको वीडियो प्रीवियस ईयर का मिलता रहेगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतरीन लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप देखकर बढ़िया तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद साथियों।